हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिसलेनियस गुरु। मैं हूं सोनू सिंह और आज मैं आपको जो चैप्टर करवाने वाला हूं वो क्लास 8th का NCERT हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब है कि व्यापार से लेकर अपनी टेरिटरी बनाने तक का सफ़र ब्रिटिश का कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया, इसके बारे में चैप्टर है। तो इसके सभी इम्पोर्टेंट डाउट्स को हम अभी क्लियर करने वाले हैं। बहुत लंबे समय तक भारत पर विदेशी ताकतों का राज रहा है। उसी तरीके से मुग़ल एम्पायर भी एक बहुत बड़ा शासन जिसने हमारे देश पर किया वो भी रहा है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता है एक और विदेशी ताकत आती है जिसे हम द ब्रिटिश कहते हैं, जिन्होंने लगभग 250 वर्षों तक अपने देश पर शासन किया है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में से जितने भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम सीधा चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर के पहले ही पेज पर आपको ये बताया गया है साफ साफ कि जैसे ही मुग़ल एम्पायर के सबसे पावरफुल जो राजा हुए थे औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब जो लास्ट पावरफुल एम्पायर था उसकी डेथ होती है 1707 में। फिर उसके बाद में जो आगे वाले राजा जितने भी हुए वो इतने काबिल नहीं हो सके और वो अपना शासन बचाए नहीं रख सके, ठीक है। फिर तुरंत हमको ये दिखाया जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र और उनके बेटों को मार दिया जाता है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसके फादर को। और ये भी बताया जाता है कि ब्रिटिश जो है एक व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आए थे, उनका टेरिटरी बनाने का, रूल करने का कोई इरादा नहीं था। फिर ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से उनको ट्रेड करने के साथ साथ वो टेरिटरी पर रूल भी करने लग गए? वो कौन कौन से कारण थे वो हमें दूसरे पेज से उसकी हिस्ट्री को बताया जाता है कि कैसे 16th सेंचुरी में ब्रिटेन, इंग्लैंड की जो महारानी है क्वीन एलिज़ाबेथ I, उससे वो एक चार्टर लिखवा के लाते हैं और वेस्ट में यानी कि इंडिया की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो ट्रेड करने आते हैं। और हमें मैप पर दिया भी गया है कि किस तरीके से वो रूट से होते हुए भारत की तरफ आते हैं और कौन कौन से सेंटर्स में वो अपना व्यापार शुरू करते हैं। बीच में दूसरे अपने पैसेज में ये बताया गया है कि भारत का रूट किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने, ठीक है। वो कब किया था? 1498 में। तो भारत के तरफ जाने के जितने भी रास्ते थे वो अब पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुके थे और सभी भारत, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, बहुत सारी चीज़ें भारत में ऐसी थी जिनकी उस समय पे बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। उनके एग्जांपल्स अपने को थर्ड पैसेज में दिए गए हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, मसाले हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड थी और बहुत ज़्यादा ही उस समय पे व्यापार कंपनियां थी जिसमें उनकी डच भी हैं, ठीक है, और बाकी सारी फ्रेंच ट्रेडर्स भी वहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये सारी कंपनियों ने सोचकर, जिसमें इंग्लैंड भी अपना, ब्रिटेन भी साथ में था, वो सारे भारत की तरफ निकल पड़ते हैं भारत में ट्रेड शुरू करने के लिए, क्योंकि भारत उस समय पे सोने की चिड़िया माना जाता था और काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र था वो, क्योंकि काफ़ी सारी बहुमूल्य चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। वो कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर के तीसरे पेज पर हमें बताया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अपना ट्रेड वो शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में। सबसे पहले वो अपनी एक इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली रिवर के किनारे पर इस्टेब्लिश करती है। उनको उस समय पे फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे वो बाकी व्यापारी लोगों को भी बताने लगे, उनको ये कहने लगे कि भाई तुम आ सकते हो। 1696 में उन्होंने अपना एक फोर्ट भी बना लिया था उस सेटलमेंट के किनारे और आसपास के गांवों का जो ज़मींदारी राइट्स था वो ले लिया मुग़ल एम्पायर ऑफिशियल्स को घूस देके, जिनमें से एक था कालीकट, जिसको आज हम कलकत्ता के नाम से जाने जाते हैं। और औरंगज़ेब को भी उन्होंने परसुएड किया, खुश किया कि वो एक फरमान जारी करे जिससे कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकें भारत में। उसके बाद हमारा एक पोर्शन आता है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। किस तरीके से व्यापार लड़ाइयों में तब्दील होता चला गया या लड़ाइयों की तरफ झुक गया।
जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद के जो 3 राजा थे, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नवाब थे। उन्होंने मना कर दिया था कंपनी को कि भाई हम जो तुम्हारी डिमांड है उनको नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि तुम बहुत सारा पैसा और अपना जो अधिकार है, अपने किले बंदी है, वो तुम करते जा रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू ले रहे हो, और अथॉरिटी जो है मुग़ल एम्पायर की, उसको तुम कमज़ोर बना रहे हो, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया था, और मना करने की वजह से जो ऑफिशियल्स ब्रिटिश, उन्होंने बहुत ही बुरे लेटर्स लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, टैक्स पे करने से मना कर दिया, और बहुत ही ह्यूमिलेट कर दिया था नवाब और ऑफिशियल्स को ब्रिटिश ने, ठीक है। इस वजह से उनके बीच में तनाव हो गया था, और ट्रेड करने जो आए थे अंग्रेज लोग, वो बैटल्स की तरफ झुकने लगा था। अब वो बैटल्स कौन कौन सी हैं, उन बैटल्स के नाम एक एक करके आपके सामने आएंगे, आप उनको देखिए और उनको याद करने की कोशिश करिए। बैटल्स की लिस्ट आपके सामने एक एक करके आएगी, आप इन्हें रोक कर इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनमें देखकर आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी वो बैटल्स थी, एक एक करके आपके सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद में एक ऐसी नीति आती है अंग्रेज़ों की, जो लॉर्ड डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक, उन्होंने एक नीति लागू की, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार ये बोला गया, ये उनको कहा गया कि जो भी इंडियन रूलर बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसका सारा जो भी राज्य है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के अंडर हो जाएगा, उसके ऊपर ब्रिटिश का रूल हो जाएगा। तो बहुत सारे जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर भी उन्होंने अपना जो रूल है वो लागू कर लिया था इस नीति के अनुसार। फिर आगे आपको 3 मैप दिए गए हैं बुक में, चैप्टर में 1, 2, 3 ABC मैप दिए गए हैं। इन मैप्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था एक एक करके। फिर एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश अपने पूरे सब कॉन्टिनेंट जो कि भारत का एरिया था, उसके ऊपर वो डायरेक्ट रूल करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़े शस्त्रों के साथ उनकी एक आर्मी बनी होती है, जिनमें बहुत सारे सवार, पैदल सैनिक और भी बहुत सारे के हथियारों के साथ में उनकी सेना तैयार रहती है। 1857 तक वो बिल्कुल डायरेक्ट रूल करते आ रहे थे। 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन, 63% टेरिटरी और 78% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उनके ऊपर उनका डायरेक्ट रूल था, ठीक है। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए ही आई थी केवल, लेकिन लास्ट में आते आते हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो डायरेक्ट रूल करना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, असहनीय, इंटॉलरेंट हो जाती है, तब उसको हटाने के लिए एक परिवर्तन लाना पड़ता है, और वो एक परिवर्तन क्रांति के माध्यम से ही आता है। तो 1857 आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा विद्रोह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हो गया था, जिसके जाते जाते लास्ट में 1947 तक वो विद्रोह की चिंगारी जो है जलती रहती है, और 1947 में भारत देश आज़ाद हो जाता है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 8th का सॉल्यूशन। ऐसे ही बहुत अच्छे सॉल्यूशंस NCERT बुक्स के पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ सौरभ सिंह, द मिसलेनियस गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।